एक बात बार बार कही जाती है, दोनों तरफ के लोग कहते हैं कि पीपल टू पीपल संपर्क बढ़ेगा तो दोनों देशों की तलखी कम होगी। 13 साल से पाकिस्तान में रहने वाली गीता के भारत आने का ऐलान हुआ तो लगा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट आएगी। गीता को अपनी बेटी की तरह पनाह देने वाले ईदी फाउंडेशन के डेलीगेशन को भारत में स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर अपनी गर्मजोशी भी दिखाई। लेकिन जिस वक्त गीता के लौटने का इंतजार हो रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर गोलीबारी तेज हो गई। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि दिल्ली में प्यार भरे माहौल के बीच सरहद पर नापाक वार क्यों? क्या गीता और बिल्किस ईदी से कोई सबक सीखेगा पाकिस्तान? इसे मैंने कहता हुआ आधा गांव में हमारा पूरा डैमेज हो चुका है। ये दोनों तस्वीरें एक ही दिन की हैं। दिल्ली में जिस वक्त पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन की इंसानियत गीता के चेहरे में मुस्कुरा रही थी, उसी दौरान जम्मू कश्मीर सीमा पर आधा दर्जन से ज्यादा लोग पाकिस्तानी रेंजर्स की नापाक गोलीबारी से लहूलुहान थे। शनिवार की शाम से जम्मू कश्मीर में सांबा, कठुआ और हीरानगर इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी जारी थी, जो सोमवार तक काफी तेज हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स की मोर्टार फायरिंग की रेंज में अब बेगुनाह लोग आए तो सरहद पर बसे गांवों में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाने लगा। बच्चों को भी देखना है, कहीं तो कहीं निकलना तो होता ही है ना, तो क्या करे, बच्चे को पेपर भी है, जान बचानी हो तो करना है तो कुछ। पहले 2 दिन तो थोड़ी कम फायरिंग हो रही थी, तो आज तो तीसरा दिन है, जिसके कारण सभी को डर के कारण घर छोड़ने के बाद हमें इधर थोड़ा दूर रहना पड़ रहा है। हम रात को भी नहीं सोए थे, बहुत आवाज आ रही थी, इसलिए आज हम जल्दी आ गए, फिर फायरिंग शुरू हुआ था। आज तीसरा दिन है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिसका नतीजा यहां पर देखा जा सकता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जब फायरिंग ज्यादा हुई 2 दिनों में, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया, लोगों ने ये फैसला लिया कि वो अपनी जान को बचाने के लिए घरों से निकलकर यहां पहुंचेंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स की इन हरकतों ने भारत और पाकिस्तान के बीच बन रहे उस माहौल पर बारूदी राख पोत दी जो गीता के भारत लौटने की खबर से बनी थी। गीता की वापसी का ऐलान पहले ही हो चुका था। गीता को पाकिस्तान में पनाह देने वाली ईदी फाउंडेशन के डेलीगेशन को भारत सरकार ने स्टेट गेस्ट का दर्जा देने का ऐलान भी किया था। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भारत और पाकिस्तान को लेकर बने खुशनुमा माहौल को बिगाड़ने के लिए ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी शुरू की? पाकिस्तान रेंजर्स के जो कमांड है, उस कमांड ने निर्णय किया है कि बीएसएफ को एक मैसेज भेजा जाए। तो रेंजर्स के कमांडेंट्स को समझना चाहिए कि जो भी फायरिंग होगी उसका अच्छी तरह से जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शायद पाकिस्तान की असलियत नहीं समझते थे और एक बड़े कमजोर राष्ट्र की तरह हम पाकिस्तान के सामने आए। जब से मोदी जी ने शपथ ली है, तब से हर बार गोलाबारी हो रही है, बिल्कुल बिना किसी भय के, बिना किसी डर के पाकिस्तान बार बार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता की वापसी की खुशी बनाए रखने और ईदी फाउंडेशन का शुक्रगुजार होने की खातिर पाकिस्तान की तलखी पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि दोनों मुल्कों के बीच गीता और ईदी फाउंडेशन की बिल्किस ईदी जैसे लोगों की बदौलत माहौल बेहतर हो सकता है। Just appreciate Eidi Foundation, appreciate Bilkis Bano and the husband who gave her full religious freedom, not only full freedom but they gave her idols, Krishna's idol, Hanuman's idol, Devi's idol, and they allowed her to pray according to her religion. They allowed her to perform rituals. That should be appreciated. ये बात 100% सच है और दोनों मुल्कों के लोग भी मानते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के आवाम के बीच प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो दोनों देशों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। लेकिन सवाल यही है, क्या दिल्ली का प्यार इस्लामाबाद को वॉर से रोक पाएगा? बिल्किस और गीता की कहानी से पाकिस्तान सरकार को किसी तरह की नसीहत मिलेगी? दिल्ली में शीतल राजपूत और सांबा में अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जिस वक्त कराची से गीता चलने की तैयारी कर रही थी, ठीक उसी रात
कठुआ, सांभा और ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर गोलीबारी कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी। सवाल यह है कि दिल्ली में प्यार और सरहद पर तकरार आखिरकार कब तक चलेगा? इसी पर हमारी खास बहस होगी। गीता की कहानी भी हम आपको बताएंगे। गीता का पूरा परिवार हमारे साथ है। हमारे साथ है जनार्दन महतो जो कि पिता हैं गीता के, विनोद महतो जो कि भाई हैं, शांति देवी जो कि गीता की मां हैं, हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार, एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, ज्ञानेंद्र पुरोहित जो कि मूक बधिर संस्थान इंदौर के हैं। अगर डीएनए की पहचान नहीं होती है तो गीता वहीं पर रहेगी। और हमारे साथ है सुशीबेन शाह जो कि एक्स चेयरमैन है महाराष्ट्र वुमेन कमीशन की। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद अजीम। अजीम साहब, आप अपने पैनल का तारुफ करवाएंगे? जी, दीपक चुरसिया हमारे साथ, जावेद हुसैन साहब साबिक सफीर हैं, मखदूम नजर हुसैन साहब तजज़ियाकार हैं, सियासी तजज़ियाकार भी हैं और भारत के मामलात पर भी गहरी निगाह रखते हैं और पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को कैसे आगे लेकर चलना है इस पर भी इनकी गहरी निगाह है। मियां इमरान मसूद साहब मारूफ सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है और मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं। दीपक चुरसिया। मोहम्मद अजीम साहब, सबसे पहले तो हम बहुत दुख जताना चाहेंगे जिस तरह की मानवीय त्रासदी वहां पर हुई है। नेचुरल कैलामिटी हुई है, इतना बड़ा भूकंप आया है, अफगानिस्तान उसका केंद्र था और 130 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं इस भूकंप के दौरान। भारत ने मदद की पेशकश की है, अनकंडीशनल मदद। क्या पाकिस्तान इस मदद को स्वीकारेगा? जी, बहुत शुक्रिया दीपक चुरसिया। इस मुश्किल वक्त में आपने अपने हमसाये का हाल पूछा और यही तो एक हमसाये की जिम्मेदारी हुआ करती है। चाहे आप दो घरों में रहते हो तो जब भी एक घर में मुश्किल आती है तो दूसरा घर इसको पूछता है। पाकिस्तान इसको कदर की निगाह से देखता है कि आपने ऐसे मौके पर पाकिस्तान को मदद फराहम करने की बात की है, लेकिन ये बहुत बेहतर हुआ कि 8.1 शिद्दत का ये जल्जला था, लेकिन उसके बावजूद जो अब तक इत्तलात आई हैं उसमें 160 अफराद के जाबहक होने की इत्तला है। 1000 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जो तबाही हो सकती थी, अभी तक जो इत्तलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक वो तबाही बड़े पैमाने पर नहीं है। इस पर यकीनन हम भी इस वक्त इस पोजीशन में है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम खुद से अपनी मदद आपके तहत इस काम को आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन इस जल्जले ने जो हमें इत्तलात मौसूल हुई, भारत को भी कुछ इफेक्ट किया है। कुछ पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए दीपक चुरसिया आप बताएंगे कि वहां पर क्या नुकसान हुआ? देखिए मोहम्मद अजीम साहब, यहां पर जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। 2 मिनट तक भूकंप के झटके बहुत तेजी से महसूस किए गए, लोग अपने घरों से बाहर आ गए, लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, ट्रैफिक एक तरह से रुक सा गया सड़कों पर, लेकिन जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। कोई हलकान हुआ हो या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान ने इतना बड़ा जेस्चर किया, गीता को भारत वापस भेजकर। कराची से गीता आज भारत पहुंची है, ईदी फाउंडेशन के नुमाइंदे भी शामिल है, लेकिन रात में सरहद पर गोलीबारी की क्या जरूरत थी? जी दीपक चुरसिया, मेरे ख्याल में जो आपकी गुफ्तगू का पहला हिस्सा था हम उसी पर रहें तो बेहतर होगा। जो दूसरा हिस्सा है उसमें फिर डिबेट इस तरह से आगे बढ़ेगी कि गोलीबारी का आगाज किया किसने, पाकिस्तान की तरफ से हुआ या भारत की तरफ से हुआ। ये जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने बेहतर किया, गीता को पाकिस्तान में रखा, कई साल तक उसकी परवरिश की और आज गीता अपने वालिदैन से मिल गई है। अगर ये पाकिस्तान भारत का मामला ना भी हो तो इंसानियत के नाते किसी भी शख्स की, किसी भी इदारे की, किसी भी गिरोह की, मुल्क की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इंसानियत के नाते ये सब काम करे। तो मैं चाहूंगा कि गीता के जो वालिदैन हैं उनके जज्बात हम सुने, जो आपके पैनलिस्ट हैं उनसे हम जाने कि उन्होंने पाकिस्तान के इस कदम को किस निगाह से देखा है। अच्छा बताइए जनार्दन महतो साहब, गीता आज आपसे मिली, क्या कहा गीता ने आपको, क्या बात हुई, इशारों में क्या बात हुई, क्योंकि बोल तो सकती नहीं है, बताइए महतो साहब। हम जब बुला के ले गई ना तो पहले सुषमा स्वराज जी बोली कि ये तुम्हारा लड़की है। मैं कहा हाँ। वो उससे भी पूछा तेरे ये पिता और माता है। जब हम इस तरह का हाथ फैलाए, जब हमारा बेटी है तो आओ, वो आकर के मेरे गले में लग गया, मैं सर पर हाथ दे करके आशीर्वाद भी दिए। शांति देवी जी आप बताइए।
सर ये खड़ी है उसी जगह। हम सुषमा जी के प्रणाम करे, थैंको बोले, सुषमा जी के हाथ में फूल के स्वागत करें, मिठाई रखें तो स्वागत करें। सुषमा जी लिया धारा करके जब मिलने लगी तो गीता नहीं मिली। अच्छा विनोद, ये बताइए आप क्या मिल पाए आज गीता से? जी सर, मैं वहीं था। थोड़ा जोर से बोलिए, ऊंचा बोलिए। मैं सर वहीं था और मिला मैंने और देखा भी उन्होंने आया और मेरे जब पापा ने बुलाया तो उनके पास आए और गले मिले। तो गले मिलने के बाद फिर बैठे हम अपनी अपनी जगह। उसके बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने इशारों से बताया कि भी नहीं, ये नहीं है, अभी और हैं। उन्होंने क्या बताया इशारों से? कि ये मेरा परिवार नहीं है? जी। आपको भरोसा है कि वो गीता आपके ही परिवार की हीरा है? जी, हमें तो भरोसा है। जितना हमने दावा किया उससे ज्यादा कई उसने दावा किया था। जब हमने अपना फैमिली फोटो उनके पास भेजा था, उन्होंने उस फोटो को देख के बताया था कि हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। उसके बाद हम लोगों का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया था और ज्यादा हमें खुशी हो गया था कि भी हम एक तो इतने साल बाद उसका कुछ चेहरा बदल गया था तो हमें थोड़ा डाउट था, लेकिन जब उसने हमारी फैमिली फोटो पहचान लिया तो हमें लगा कि नहीं भी वो दूर रह के भी हम लोगों का चेहरा अपने दिमाग में रखी है और वो पहचान गई है। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा खुशी हुई कि भी चलो हमारी बहन मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे जब उसने पहचानने से इनकार कर दिया? उसका ये कहना है ये मेरा परिवार नहीं है। कुछ सुषमा स्वराज जी कह रही है कि अब तो हमको किसी दूसरी जगह रखना पड़ सकता है। तो सर अब एक लास्ट चांस है कि जो डीएनए टेस्ट है उसके बाद जो बताएं, फिर अगर वो उसमें जो फैसला है तो उसके आधार पे ये हो सकते हैं। बाकी ये तो आपका सैंपल ले लिया गया डीएनए टेस्ट के लिए? मैं तो ले गया ना वहाँ, तो एक कमरा में 2-3 वो 4-5 आदमी थे डॉक्टर। तो हमसे पूछा कि तेरा क्या है? मैं कहा भाई हम बहुत बीमार हैं, हमारे चला फिरा नहीं जाता, बोलने का साहस नहीं है। इससे पूछा तो बोलता है कि जो हमारा चक्कर आता है, शरीर में दर्द बहुत करता है। तो इसका पहले लिया खून यहाँ से, इसका ले लिया तो मेरा लिया। तो मैंने समझे क्या जो ये जांच प्रकार कर रहा है दवाई देगा, ले लिया और कागज पर घुमा घुमा करके 3 जगह इसका 3 जगह मेरा दिया और उसके बाद कहा जाओ। और उसके बाद जब हमने चले आए यहाँ, दवाई उवाई तो दिया नहीं। 3-4 रोज के बाद और ठीक बिहार भवन में रहे। उसके बाद तो कुछ सुनाई नहीं। पहले मंगोलपुरी रहे, मंगोलपुरी से फिर चले गए वहाँ बिहार प्रेम बिहार भवन, वहाँ गए, वहाँ रहे अभी 2-3 दिन से वहीं। हमें ये भी बताइएगा कि क्या तो आज ने बुला ली गई तो पहचानने से इनकार किया है, ऐसी कोई खबर है वहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी जो हमारी वजीर हैं, हमारी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि गीता का ये कहना है कि शायद ये उनका परिवार नहीं है और इसीलिए डीएनए टेस्टिंग होगी। इसीलिए उनके परिवार के जो वकील मोहम्मद अजीम साहब वो मेरे साथ बैठे हैं। अब आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि ये अब सारा मामला कैसे से प्रोसीड होगा। पहले जब पाकिस्तान से भारत आ गई गीता तो उससे पहले ये तस्दीक होना जरूरी नहीं था या फिर अब भी हो जाएगी आपके ख्याल में कंफर्टेबली? जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए मोहम्मद अजीम साहब, ये कंफर्म था कि वो एक भारतीय है। गीता के बारे में ये तस्दीक पूरी तरह से की जा चुकी थी कि वो एक भारतीय लड़की है। भारत से वो पाकिस्तान के अंदर पहुंची है। 13 लंबे साल तक पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन के साथ रही है। वहां उसकी खूब सेवा हुई है। वहां पर उसको बाकायदा पूजा करने की इजाजत दी गई। पहले पाकिस्तान के अंदर पहुंची है। 13 लंबे साल तक पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन के साथ रही है। वहां उसकी खूब सेवा हुई है। वहां पर उसको बाकायदा पूजा करने की इजाजत दी गई। पहले लोगों को समझ नहीं पड़ा कि वो हिंदू है या मुसलमान, बाद में उसका हिंदू नाम रखा गया। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है, ये अपने आप में इंसानियत और मानवता की मिसाल है। क्यों मोहम्मद अजीम साहब? जी,
जी मैं चाहूंगा कि जावेद हुसैन साहब इस पर कमेंट करें कि एक भारतीय लड़की पाकिस्तान में आ गई, गुम हो गई, यहाँ पर वालिदैन से बिछड़ गई, लेकिन ताल्लुक उसका भारत से था। पाकिस्तान ने 15 साल तक उसकी परवरिश की और अब वो भारत में है। तो क्या पाकिस्तान का ये चेहरा, पाकिस्तान का ये जो कदम है, ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोई बारिश का पहला कतरा साबित हो सकता है? पाकिस्तान ने जिस तरह से गीता का देखभाल की है वो एक इंसानियत का तकाजा था, जैसे आपने भी पहले फरमाया, और हमने उसी इंसानियत के तकाजे को पूरा करते हुए उसकी देखभाल की है और अब हमने खैर व आफियत के साथ उसको अपने मुल्क वापस पहुंचा दिया है। अल्लाह करे वो जल्द उसके वालिदैन, उसका जो खानदान है उसके साथ उसका राब्ता हो जाए और वो खैरियत से अपने खानदान वापस पहुंच जाए। मैं समझता हूँ इस किस्म की जो जेस्चर्स हैं इनसे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान तल्लुकात बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और साफ ज़ाहिर है हिंदुस्तान को शायद कुछ हमसे शिकायत हैं, हमें हिंदुस्तान से शिकायत हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों मुल्क के जो लीडर हैं, रहबरान हैं, सीनियर ऑफिशियल हैं, वो मिल बैठ के बैठें, डायलॉग शुरू करें अनकंडीशनली और बातचीत के जरिए जो मामलात हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने की कोशिश करें और एक दूसरे का एतमाद हासिल करने की कोशिश करें। तो ये जो गीता का एक बड़ा अच्छी डेवलपमेंट हुई है, मेरा ख्याल है इससे उस प्रोसेस को शुरू करने में और उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दैट्स वेरी राइट। मियां इमरान मसूद साहब, ये पाकिस्तान ने जिस तरह से सलूक किया है इसको यकीनन आपने देखा कि दीपक चुरसिया ने भी सराहा और पूरे भारत में इसको सराहा जा रहा है, लेकिन भारत में भी और पाकिस्तान में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर ना हो। लेकिन ये जिनको हम कुछ अनासिर कहते हैं, ये चंद अनासिर कहते हैं, फ्यू एलिमेंट्स कहते हैं, ये हमेशा डोमिनेट कर जाते हैं और जो सैनिटी है वो भी रिवील नहीं करती। देखिए ये तो डिपेंड करता है लीडरशिप पे पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कि वो इस सेंटिमेंट को वो किस तरह डील करते हैं। और एक ऐसा एलिमेंट जो चाहता है कोई शरारत हो और ये हालात कशीदा रहे, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। लेकिन ये तो बड़ा एक मुबारक कदम है, एक बड़ी अच्छी बात है और गीता के माता पिता को मुबारकबाद, हिंदुस्तान को मुबारकबाद के एक हिंदुस्तान की बेटी जो है वो वापस चलेगी और पाकिस्तान में बड़े अच्छे अंदाज में रही। ये भी एक यूनिक मिसाल है जो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलती है। तो पाकिस्तान की तो हमेशा यही सोच रही है कि हम एक अच्छे नेबर्स की तरह हम रहना चाहते हैं और हमारी प्रायोरिटी जो है वो हमारे अपने अवाम है, हमारी प्रायोरिटी जो है हमारी अपनी इकोनॉमी है, हमारा अपना डिफेंस है। और मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जो पाकिस्तान ने उठाया, उसको अपने घर तक पहुंचा दिया। और दूसरी जो इसमें जो असल बात है, जो हमारे इंडियन साइड के एंकर साहब ने जो बात की और उनके सारे जो बंदे बैठे हुए हैं, कि उस बच्ची को उन्होंने पूजा की इजाजत जो है वो मिलती रही कराची में ईदी सेंटर के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा जेस्चर है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि शायद माइनॉरिटीज को यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की इजाजत नहीं मियां मसूद साहब, आपके तवज्जुह से और भारत के अवाम भी हमें सुन रहे हैं, दीपक चुरसिया आपको भी हम इन्फॉर्म करते चलें कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू या क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को इबादत की इजाजत नहीं है। अगर आप कभी पाकिस्तान आए, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको लेकर चलूंगा खास तौर पर सिंध की तरफ, जहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप गालिबन भारत के किसी इलाके में है। आपको मंदिर इस कदर बड़ी तादाद में मिलेंगे, हर जगह पर मंदिर मिलेंगे, हर जगह पर आपको चर्च मिलेंगे और आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप गालिबन पाकिस्तान में नहीं है। ये जो इमेज है पाकिस्तान का, इसको गालिबन दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने नाजरीन को बताएं कि पाकिस्तान के बारे में जो इमेज डेवलप हुआ है वहां पर, वो गालिबन ऐसा नहीं है जैसा डेवलप हो गया है। बिल्कुल मोहम्मद अजीम साहब, यही मैं कहना चाहता हूं। ये परसेप्शन की बात है, ये किस तरह से देखा जाए उसकी बात है। ये देखना है कि आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा। लेकिन मैं आपके एक पॉइंट को यहां पर गौर कराना चाहूंगा। आपने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट चाहते हैं कि दोनों देशों के हालात न सुधरें, लेकिन बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है वो फ्रिंज एलिमेंट के हाथों नहीं है, वो स्टेट के हाथों में है। तो सुरेंद्र एम्बेसडर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, गीता वापस आए। मैं गीता को और रखने का, उनकी देखभाल करने का, उनको जो स्वतंत्रता दी करने का, उसका सबसे ज्यादा श्रेय ईडी फाउंडेशन, उनके फाउंडेशन को जाता है। ये गीता 12-13 साल तक पाकिस्तानी सरकार की गेस्ट नहीं थे,
वो ईडी फाउंडेशन उन्होंने रखा, उन परिवार ने रखा, तो उसका सबसे बड़ा सहयोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिए, आपको जो प्रोटोकॉल सपोर्ट दिए। मान के चलना चाहिए कि एक इंसानियत मानवता की तरह उन फाउंडेशन वालों जो कुछ किया बहुत अच्छा बात की। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, गीता वापस आएगी, अपने परिवार के साथ चली जाएगी, परिवार वालों को बहुत खुशी होगी। पर हम ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी बातें जो होती हैं, जैसे 26/11 बॉम्बे में हुआ, जिन लोगों के बच्चे मरे, जिनके घर के लोग जो है उस हाल से मारे गए, उनको भी तो जो है दुख है। उस दुख का तो कोई समाधान नहीं है। जब वो देखते हैं कि हमारे कातिल सपोर्ट करने वाले लोग भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तो परसेप्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं होता। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मानवता की, इंसानियत की बात बहुत अच्छी बात है, पर हमारे रिश्ते इतने जटिल हैं, इतने कठिन हैं, 60 साल 70 साल इतना जो है बहुत कुछ हो चुका है। इसको करने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, जिसमें दोनों देशों को बहुत पहल करनी पड़ेगी और हमारे दूसरे देशों को एक दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कंसर्न्स है, उसको हमें देखभाल करना पड़ेगा। अब ये अच्छा है, इससे एटमॉस्फेरिक अच्छे होते हैं, इससे जो है एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है, अच्छी खुशी की बात होती है, पर ठोस कदम जो हमारे दोनों देशों के मुद्दे हैं उन पर जब तक नहीं चलेंगे, तब तक इस तरह के जो सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं वो बहुत बड़ा जो है योगदान नहीं दे सकते। बिल्कुल, आपने सही बात बोली। और ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे वकील साहब से भी कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन उनका क्या होगा। साथ ही गीता को भारत वापस भेजकर पाकिस्तान ने जो जेस्चर दिया है, पाकिस्तान ने जो संकेत दिया है, क्या सीमा पर भी उसको निभाएगा पाकिस्तान? इसी सवाल पर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस हो रही है। अजीम साहब, मैं आपको सबसे पहले मोमिन मलिक साहब, जो कि वकील हैं गीता के, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर केस लड़ा है, उनकी राय सुनाना चाहता हूं। मोमिन मलिक साहब, अब आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि ये लड़ाई आप पाकिस्तान से यहां तक लड़ते आ रहे हैं कोर्ट्स के अंदर? सबसे पहले तो मैं दोनों सरकारों का, इंडिया और पाकिस्तान की सरकारों का इस मुद्दे पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मैटर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। और उसके अलावा मैं वहां की कोर्ट्स का, जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, श्री अहमद सभा की कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वहां के सभी वकील साहिबान का जिन्होंने साथ दिया इंसानियत के नाते, वहां के मीडिया पर्सन्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उसके बाद मैं इस बात पर आऊंगा कि देखिए, वो बच्ची, इस बात का तो कंफर्म हो गया था कि वो बच्ची जो है वो इंडिया की बच्ची है और वो गलती से चली गई थी, क्योंकि मेरी पिटीशन के अंदर, मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार पिटीशन के अंदर, जो हिंदू हेल्पलाइन है उसने ये एफिडेविट फाइल किया कि भाई पाकिस्तान में जितने, वो इंडिया की बच्ची है और वो गलती से चली गई थी। क्योंकि मेरी पिटीशन के अंदर, मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार पिटीशन के अंदर, जो हिंदू हेल्पलाइन है उसने ये एफिडेविट फाइल किया कि भाई पाकिस्तान में जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने आज तक किसी भी हिंदू परिवार ने उनको क्लेम नहीं किया कि ये उनकी बच्ची है। उसके बाद गीता की स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड की गई, साइन एक्सपर्ट की, तो ये कई चीजें जो बेसिक पहले सबूत नहीं थी, ये बनी और इस बात में मजबूती मिली कि वो इंडिया की लड़की है। दूसरा ये कि जब तक वो पाकिस्तान में थी, ऐदी साहब को मैं सलाम करना चाहूंगा, बिल्किस साहब को, हालांकि मैंने केस फाइल किया क्योंकि मेरी कानूनी मजबूरी थी, लेकिन मैं उन सबको सलाम करना चाहूंगा, उन्होंने अच्छी तरीके से रखा। और ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए, इंडिया और पाकिस्तान की बेहतरीन के लिए और दोस्ती के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है। और इसके अलावा जब तक वो बच्ची पाकिस्तान में थी, तो ये मसला उसके माँ बाप से मिलाने का मसला हल हो ही नहीं सकता था। अब ये मसला आधा हल हो गया है, अभी आधा बाकी है। अब वो कम से कम अपने वतन वापस आ गई है, दोनों मुल्कों की कोऑपरेशन से, दोनों मुल्कों के कोऑपरेशन से वो वतन वापस आ गई है। तो और दिल से जो ना शुक्रिया के लायक है दोनों मुल्कों की सरकारें। जी, हम दुआ दो है कि जो बाकी आधा मामला है वो भी जल्द तय हो जाए। हमारी दुआ है कि वो मामला भी जल्द तय हो जाए। लेकिन दीपक चौरसिया, ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर सुहेल साहब ने भी ज्वाइन किया है, मारूफ गुलकार है और बहुत से मारूफ गुलकार भारत में परफॉर्म भी करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। अभी गुलाम अली साहब का कॉन्सर्ट था, वो वहां पर परफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि उनको कॉन्सर्ट मंसूख करना पड़ गया। फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहां पर जाते हैं तो फिर क्या उनके साथ होता है कि उनको वो दौरा मंसूख करना पड़ता है, पाकिस्तान भारत क्रिकेट सीरीज मंसूख हो जाती है। जो रवैया पाकिस्तान की तरफ से है, जो आपने देखा कि गीता के लिए पाकिस्तान ने क्या किया
क्या भारत में ऐसे अवामिल कारआमद साबित नहीं हो सकते? क्या वो डोमिनेट नहीं कर सकते कि वो भी वेलकम करें उसी अंदाज से? मोहम्मद अजीम साहब, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कई सारे लोग ऐसे हैं, वसीम अकरम साहब की कमेंट्री ले लीजिए, शोएब अख्तर की कमेंट्री ले लीजिए, ये हिंदुस्तान रहते हैं, 200, 250 दिन हिंदुस्तान रहते हैं और यहां से टीवी चैनल के माध्यम से काफी पैसा लेकर जाते हैं, काफी धन कमाते हैं। अदनान सामी, उनका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अदनान सामी वो तो सिटीजनशिप चाहते हैं इंडिया की। मीरा नाम की एक्ट्रेस, वो भी चाहती हैं कि वो भारत में आके फिल्में करे और महेश भट्ट साहब ने उनसे फिल्में भी कराई हैं, लेकिन इतना ओपन एक्सचेंज पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। लता मंगेशकर तो इस्लामाबाद और लाहौर में भी गाना चाहती हैं, लेकिन आज तक उनको परमिशन नहीं मिली। दीपक चुरसिया, ये महेश भट्ट साहब पाकिस्तान भी आते हैं, उनकी साहबजादी भी आती हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में हमने जो नसीरुद्दीन शाह बहुत बड़े फनकार हैं भारत के, उनका भी किरदार देखा। पाकिस्तान भी वेलकम करता है, लेकिन ये शिवसेना क्या करती है आपकी? ये कभी क्या आप नहीं समझते कि भारत का जो चेहरा है, जिसको आप समझते हैं कि एक सेकुलर फेस है, वो अब बदनाम हो रहा है? दुनिया इस तरह से समझ रही है कि ये गालिबन हिंदुत्व पर मुल्क आ गया है कि शिवसेना हर मामले में डोमिनेट कर जाती है। ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगा आपके ख्याल में? एम्बेसडर साहब, जवाब दीजिए आप इनको। देखिए, हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही कहा, शिवसेना ने जो किया, जो कसूरी साहब की पुस्तक के समय जो हुआ, उसको किसी भी संजीदा इंसान ने सपोर्ट नहीं कहा। सभी ने कहा गलत बात थी, ये नहीं होना चाहिए था, आपका उनसे डिसएग्रीमेंट है, आप उनकी बात नहीं मानते हैं, सही, पर आप किसी तरह का इस तरह सलूक नहीं कर सकते। तो उस तरह के कुछ लोग होते हैं जो करते, पर आप मेजोरिटी में कहूंगा 90% इंडियन इस तरह की हरकत को बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मोहम्मद अजीम साहब, ताली जो है दोनों हाथ से बजती है। 90% सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, मैं ये जताना चाहता हूं आपको, देखिए दिल्ली में तो हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन सरहद पर तकरार कर रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? चलिए, अभी जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, आज हम उसकी बात कर लेते हैं। किसी और प्रोग्राम में हम उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि वहां पर जो सरहद पर होता है वो मामला खराब कौन करता है। डॉक्टर सुहेल साहब यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपको भारत जाना हो तो ऐसे माहौल में जब शिवसेना ने धमकी दे रखी है कि पाकिस्तान से कोई भी आएगा तो हम उसको यहां पर गाने नहीं देंगे, हम उसको खेलने नहीं देंगे, तो क्या आप जाना चाहेंगे डॉक्टर सुहेल भारत में? इंडिया ट्रांसमिशन में बुलाने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। जो आवाज सुन रहे हैं मेरी, मैं जैसे आपने बताया गुलकारी करता हूं और नफ्सियात मैंने पढ़ी है, बीइंग ए डॉक्टर। अच्छे और बुरे इंसान हर मुआशरे में होते हैं। किसी ने कहा है कि द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट ड्यू टू द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट ड्यू टू द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। हमें मसला ये है कि वो अच्छे लोग जो ये कह रहे हैं मेजॉरिटी में है, उनकी आवाज हम तक क्यों नहीं आ रही, मिनॉरिटी की आवाज क्यों आ रही है? कला, फन, इसकी ना कोई जुबान है ना कोई बाउंड्री है। हम तो यही समझ के इंडिया जाते थे और उनको वेलकम कहते थे। हम उनके आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा इधर इज्जत देते और ये समझते थे कि वहां कला को उनके मजहब में शामिल है, और वो कला की इस तरह से इज्जत करते कि हम इस चीज की मिसालें अपने पाकिस्तान में देते थे कि अच्छी चीज कहीं से भी सीखनी चाहिए। लेकिन अब जो चीज सामने आ रही है, हम वो मिसालें अब किसको दें? फन करने वहां जाना, चाहे हमारा अदाकार जाए, हमारा गुलूकार जाए, स्पोर्ट्स में हो और एक किताब की रुनमाई हो। जब सारे ही वॉक ऑफ लाइफ में आप एक ब्लैकनिंग दिखा रहे हैं, हमें एक नैरोइज्म दिखा रहे हैं, तो हम मानते हैं कि आप मिनॉरिटी, आप ये भी कहते हैं जी हमारे मुआशरे में भी हमें फंडामेंटलिस्ट को सामना करना पड़ रहा है, तो हम उसको ऑफिशियली, पहली बात है वो डेमोक्रेटिक होके इलेक्ट होके हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। उनको हर जगह कंडेम किया जाता है, वोट के जरिए भी और बगैर स्ट्रीट में भी, और आप उनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो आप तो उनको, अगर वो फंडामेंटलिस्ट अप्रोच, वो वोट लेकर कैसे डेमोक्रेसी के थ्रू आपकी ऊपर मुसल्लत हो गई? अगर आप समझते हो वो कुछ लोग हैं, तो कुछ लोगों को पिन पॉइंट करें और उसको ऑफिशियल लेवल पर कंडेम करें। दीपक चुरसिया, अगर आप इजाजत दें तो मखदूम नजर हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। मेरे साथ बड़ा पैनल है। मोहम्मद अजीम साहब, मैं इसका जवाब दे दूं, 1 मिनट, मैं इसका जवाब दे दूं। तो जो शिवसेना की हरकत है, जी प्लीज। मैं इसका जवाब ये कहकर देना चाहूंगा कि ये एक अलहदा इंसिडेंट है, इससे देश को मत जोड़िए आप, इससे देश की नब्ज को मत टटोलिए, इससे देश की नब्ज को ना समझिए।
आज की तारीख में हमने सरहद की बात भी की, गीता की भी बात की, बिल्किस सीधी की भी बात की। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक इंसिडेंट हुआ है, गुलाम अली साहब दिल्ली में गाने वाले हैं, गुलाम अली साहब कोलकाता में गाने वाले हैं। मुंबई एक अलहदा इंसिडेंट है जो हुआ और गुलाम अली साहब को यह कहा गया कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, आप आइए वहां पर गाइए, लेकिन उनके आयोजकों ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। कसूरी साहब का प्रोग्राम फिर भी हुआ था, थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन कसूरी साहब की पुस्तक का विमोचन फिर भी हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल से आज हम अपने पुराने मसले पर लौटते हैं। मोहम्मद नजीम साहब मेरे साथ इंदौर से मेरे साथ ज्ञानेंद्र पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, जिसके संस्थान में गीता जाकर रहेगी। एक छोटा सा कमेंट उनसे ले लेते हैं। पुरोहित जी, क्या तैयारी है वहां पर? पाकिस्तान और भारत ज्ञानेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। क्या तैयारी है गीता को लेकर इंदौर में? देखिए, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। इंदौर में एक और संस्था है मूक बधिर संगठन, इसी नंबर 71, वहां पर उसको ले जाया जा रहा है और टेक्निकल मार्गदर्शन और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए मुझे भारत सरकार के जो सुषमा स्वराज जी के पर्सनल सेक्रेटरी सतीश गुप्ता जी ने फोन लगाकर मुझे सूचना दी थी। तो पूरी तैयारी इंदौर कर रहा है, इंदौर से सारे मूक बधिर लोग तैयार हैं। लेकिन मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया था कि इसको इंदौर तत्काल न लाया जाए, दिल्ली में ही रखा जाए, क्योंकि दिल्ली में भारत सरकार है और भारत सरकार काफी रिसोर्सफुल होगी गीता की ट्रेसिंग में पूरे हिंदुस्तान के जो, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश का भी बता रही है, अलग अलग 5 राज्यों का बता रही है। इंदौर में आके एक हमारे जो चीजें हैं वो हम उतने मटेरियल रिसोर्सेज नहीं हमारे पास है, हम दिल्ली में रहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से कर सकते थे, ये सुझाव दिया था। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि इंदौर भेजा जाए। थोड़ा सा हमको खुशी तो इस बात की सुबह थी कि हिंदुस्तान की सरजमी पर वो आ रही है और हमारे सुझाव पे यदि अमल किया जाता तो बहुत अच्छा रहता। दिल्ली से हम बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते थे सिचुएशन। सुशील शाह जो कि वुमेन कमीशन की एक चेयरमैन है, सुशीबेन आपसे जानना चाहूंगा मैं, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि उसके परिवार को ढूंढने की मेथड क्या होनी चाहिए? मुझे इतना ही कहना है कि जो हमारे देश की जो बदनामी की जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के जो शख्स, या हमारी कल्चरल वैल्यूज की बात कर रहे थे, उनको भारत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत में एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी और हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है काफी सक्षम है हमारी इज्जत और हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी रही बात हमारी बहन, हमारी बेटी, उनका सर गीता का स्वागत है मुंबई में। ये भी आपकी जो मेहमान है इनसे जानना चाहूंगा कि आपके भारत में आपकी जमहूरियत मजबूत है, आपकी हुकूमत मजबूत है या शिवसेना मजबूत है? भारत की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, हम सक्षम हैं भारत की आन बान शान संभालने के लिए। हमें आपसे नसीहत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं यहां आई हूं गीता की बात करने के लिए और गीता की ही बात करूंगी। चौरसिया साहब, बात इतनी है कि ये जो गीता जैसे मैंने कहा उनका स्वागत है, जाता हुआ दिखाई देता है कि बहुत से पाकिस्तान के लोग जिनको भारत वीजा देता है वो भारत के अंदर मौजूद होते हैं, उनकी जान को खतरा दरपेश हो जाता है। हमें तो उनकी फिक्र है, मुझे बोलने दिया जाए। होती है आप जब बोले थे मैं मोहम्मद नजीम साहब जवाब सुन लीजिए, सुशीबेन का जवाब सुन लीजिए। मुझे बोलने का उनको हमें उनकी जान की हमें फिक्र होती है। मुझे बोलने का मौका दिया जाए। उनको मारने की धमकियां मिल रही हैं। जब आप बोलते थे हम बीच में नहीं बोले थे। कोई चिंता नहीं है, भारत की डिबेट ऐसे नहीं होता है। जब हमारे भारत में डिबेट ऐसा नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत हर कोई बोल सकता है, तो आप बोलने दें। को ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। मोहम्मद नजीम साहब, ऐसे नहीं चलेगा। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, शांति से बात होगी ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ से बात की है, उन्होंने गीता के मुद्दे पर उनका धन्यवाद किया है, साथ ही साथ भूकंप के लिए मदद देने का उन्होंने ऑफर दिया है पाकिस्तान को। मोहम्मद नजीम साहब, क्या पाकिस्तान इस ऑफर को कबूलेगा, भारत जो ऑफर दे रहा है मदद का?
जवेद हुसैन साहब, ये जो क्लैमिटी है पाकिस्तान में, जिसका तज़किरा प्रोग्राम के आगाज में भी हुआ था, प्रोग्राम के इख्तिताम पर भी दीपक चौरसिया ने बात की है कि भारत ऑफर कर रहा है कि आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस कदर मदद की हमें जरूरत नहीं है, हम अपने मामलात को देख सकते हैं, लेकिन ये ऑफर कबूल करनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। हाल तो जो खबरें आई हैं उससे नजर ये आ रहा है कि जानी या माली ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि जिसको हम अपने वसाइल के जरिए से संभाल ना सके। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में हमें एक तरफ से तो सराहना चाहिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये ऑफर किया है, लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हमें ये ऑफर कबूल करनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने वसाइल से, अपनी कोशिशों से अगर कोई जानी माली जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर काबू पाएं और उनके जो भी मुस्तहिक हैं उनको मदद पहुंचाएं उनको। जी दीपक चौरसिया, यही गालिबन पाकिस्तान की हुकूमत का भी जवाब होगा। जवेद हुसैन साहब जो साबिक सफीर हैं उनकी जुबानी भी आपने सुन लिया, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ये जिस तरह का जेस्चर पाकिस्तान ने दिया, जिस तरह का जेस्चर आपने दिया कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो सैनिटी है, ये प्रिवेल क्यों नहीं करती दोनों ममालिक के दरमियान? इसके लिए मजीद बेहतर क्या किया जा सकता है? हम अपने खिलाड़ी भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके खिलाड़ी भी आए, हमारे जो मौसीकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो भारत जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत के लोग भी यहां पर आए। ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, कम अज कम इसको तो बेहतर किया जा सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में कि इसको इंप्रूव करने के लिए दोनों ममालिक को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है मोहम्मद अजीम साहब, ये बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के लोगों में आपसे में प्यार है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, ये सब कुछ होना चाहिए। और मेरा मानना है कि दोनों सरकारों को अपनी वीजा रिजिम को और ओपन अप करना चाहिए, हिंदुस्तान को और वीजे देने चाहिए, पाकिस्तान को और वीजा देना चाहिए। उफा में इस बात का समझौता हुआ है कि दोनों तरफ के जो पिलग्रिम्स हैं उनको आराम से आने जाने दिया जाए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पहल करेगा तो हिंदुस्तान भी इस मसले पर पहल करेगा और दोनों देशों के बीच जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बढ़ेगा। मोमिन साहब, चलते चलते आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, गीता के वकील हैं। जी, मैं शुक्रिया एक बार फिर अदा करना चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट दोनों मुल्कों से फिर करना चाहूंगा। जी मोमिन साहब, देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में जो एक नफरत का ब्रिटिश टाइम से एक बीज बोया गया था, आज वो बीज एक बेहतरीन फलदार वृक्ष बन गया है, एक पेड़ बन गया है। और वो नफरत का जो पेड़ है वो बेहतरीन किस्म के जो है नफरत के फल दे रहा है, और उन दोनों फलों को हम भी खा रहे हैं और आप भी खा रहे हो। हमें जरूरत है, दोनों मुल्कों को अगर आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे से मिलकर के आगे चलना पड़ेगा, हर मसाइल को मिल बांट के उसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क के पड़ोसी कभी चेंज नहीं हो सकते। एक पड़ोसी दूसरा घर छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन जो दो मुल्क पड़ोसी होते हैं वो कभी भी एक पड़ोस उनका चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं दोनों सरकारों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि इस नफरत के बीच में बहुत सारे हमारे ऐसे इनोसेंट है जो गलती से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, इधर भी पड़े हुए हैं, उधर भी पड़े हुए हैं। तो कम से कम दोनों सरकारें, मैं देखता हूं क्योंकि मैं दोनों मुल्कों के लीगल्स को फाइट करता हूं। ठीक है मोहम्मद साहब, ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। चलते चलते मोहम्मद अजीम साहब, एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा, और वो शेर ये कहता है कि हमारा जो मुल्क है वहां पर और पूरी दुनिया के अंदर एक सुबह होने वाली है। भारत और पाकिस्तान को इस नई सुबह का स्वागत करने के लिए माहौल बनाए रखना चाहिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिन न्यूज लाहौर के स्टूडियो से अजीम साहब का, हमारे तमाम मेहमानों का, और दिल्ली में जो मेहमान बैठे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। गीता भारत आ गई है, लेकिन गीता की लड़ाई अब भी जारी है, क्योंकि गीता को असल में खोजना है अपने परिवार को। इंडिया न्यूज पर इससे जुड़ी पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे।